सुअपराह्न विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अजय बलोदा आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूं। आज का हमारा शीर्षक है सिल्वर वेडिंग। +2 क्लास में 3 पुस्तकें लगती हैं, एक आरोह भाग 2, एक अभिव्यक्ति और माध्यम और तीसरी वितान। तो वितान जो बुक है उसमें 4 चैप्टर है। ये हमारा पहला पाठ है सिल्वर वेडिंग। ये जो पाठ है, हर पाठ का कोई ना कोई अपना उद्देश्य होता है, मकसद होता है। इस पाठ का भी अपना उद्देश्य है और वह उद्देश्य है पीढ़ियों के अंतराल को दिखाना, पीढ़ियों के अंतराल को बताना। क्योंकि विशेष रूप से हमारे भारतीय समाज में यह देखने को आता है कि जब बच्चों का विवाह कर दिया जाता है तो उसके बाद बच्चों में और उनके माता पिता में एक गैप दिखाई देता है, एक अंतर दिखाई देता है। बच्चे सोचते हैं कि माता पिता हमें आज़ादी नहीं देना चाहते और माता पिता सोचते हैं कि बच्चे हमारे अनुसार चलना नहीं चाहते। शायद दोनों तरफ से ही कुछ गलतफहमियां होती हैं। अगर दोनों तरफ से अच्छी तरह विचार किया जाए, दोनों तरफ से अच्छी तरह बात की जाए तो इस गृह कलेश को हम काफी हद तक दूर कर सकते हैं। आप विद्यार्थी हैं और भारत के भावी नागरिक। कल आप भी बड़े होंगे, अपने माता पिता के साथ, अपने सास ससुर के साथ आपकी भी अनबन होगी और उस वक्त आप ये महसूस करेंगे कि जो पीढ़ियों का अंतराल है, हमारी सोचने की जो तरीका है, उसमें समस्या है। मेरे माता पिता की सोच अलग है, बहुत पुरानी है, उन्हें अपनी सोच को बदलना चाहिए। और माता पिता सोचते हैं कि हमने अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी जिंदगी छोड़ दी, हम अपने लिए जीवन ही हमने नहीं जिया, हम अपने बच्चों के लिए जिए हैं और आज बच्चे हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर आप इस पाठ को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो ये हमें एक बहुत अच्छी सीख देगा और हमें भावी जीवन के अच्छे नागरिक बनने में बहुत मदद करेगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस पुस्तक के वितान के जो 4 चैप्टर हैं, 4 अध्याय हैं, चारों बड़े बड़े हैं और चारों की भाषा भी बहुत अजीब है, अटपटी है। इसलिए इनको समझने के लिए सबसे पहले मैंने जो पात्र हैं, एक एक पात्र को लिया है। इसमें Y.D. पंत, यशोधर पंत हैं। क्योंकि अगर हम इन पात्रों पर ध्यान दिए बगैर इस चैप्टर को, इस पाठ को, इस अध्याय को पढ़ना शुरू कर देंगे तो हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए पहले आप पात्रों को देखें कौन कौन हैं। Y.D. पंत, यशोधर पंत, ये मुख्य पात्र हैं। किशनदा, इनका वास्तविक नाम कृष्णानंद है और ये Y.D. पंत यशोधर पंत के लिए आदर्श हैं, उनके मार्गदर्शक हैं। यशोधर पंत किशनदा से, कृष्णदास से बहुत प्रभावित हुए हैं। अगले जो हमारे पास एक पात्र आते हैं, चड्ढा। ये जो चड्ढा हैं यशोधर पंत के ऑफिस में काम करते हैं और ये असिस्टेंट ग्रेड इनको मिला हुआ है और ये भी जो यशोधर पंत हैं उन्हीं के ऑफिस में काम करते हैं, एक कर्मचारी हैं। इनके अलावा एक और व्यक्ति हमारे सामने आता है, एक और पात्र हमारे सामने आता है, भगवान दास। और ये जो भगवान दास है ये चपरासी है। जनार्दन जोशी जो हैं ये Y.D. पंत, यशोधर पंत जो कहानी के मुख्य नायक हैं, उनके जीजाजी हैं और ये अहमदाबाद में रहते हैं। अहमदाबाद जो गुजरात में है। इनके अलावा एक और शख्स हैं चंद्रदत्त तिवारी, ये भी एक पात्र हैं और ये जो यशोधर पंत हैं उनके दूर के रिश्तेदार हैं और रिश्ते में भांजे लगते हैं। जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर हमारी बहन लगती है कोई लड़की और उसका बच्चा आ जाता है तो वो हमारा भांजा हो जाता है। इसी प्रकार चंद्रदत्त जो तिवारी है यह यशोधर पंत का सगा भांजा नहीं है, लेकिन वैसे भांजा लगता है। एक और पात्र हमारे सामने आते हैं गिरीश। गिरीश जो हैं यशोधर पंत की पत्नी के चचेरे भाई हैं। तो इस प्रकार हमारे सामने 1, 2, 3, 4,
5, 6 और 7, ये 7 पात्र हमारे सामने आते हैं। अगर इन 7 पात्रों को हम अच्छी तरह से जान लें, पहचान लें, समझ लें, तो हमें पूरे पाठ में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर इन पात्रों को ही हम नहीं समझ पाए तो हम इस पाठ को नहीं समझ पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। चलिए अब हम पाठ के सार पर आते हैं। वाईडी पंत, यशोधर पंत इस कहानी के जो मुख्य नायक हैं, वे अपने ऑफिस में हैं। 5 बजे उनके ऑफिस की छुट्टी हो जाती है और 5 बजने में 5 मिनट हैं, तो यशोधर पंत वहाँ से चलने के लिए आखिरी फाइल का फीता बांध देते हैं और चलते चलते अपने स्टाफ से कहते हैं कि आपको देखकर जो अपनी ऑफिस की घड़ी है वह भी लेट चलनी शुरू हो गई है, धीरे धीरे चलनी शुरू हो गई है। इस पर चड्ढा जो हमने पढ़ा था, एक इन्हीं के ऑफिस का एक कर्मचारी है जो असिस्टेंट ग्रेड में आया है, वो कहता है जी आपकी जो घड़ी है ये कैसी है, बहुत पुरानी हो गई है। आप जापानी घड़ी ले लें, स्मगल की हुई, स्मगल का मतलब होता है तस्करी से लाई हुई, जो गैरकानूनी तरीके से लाई हुई हो, और गैरकानूनी तरीके से जो लाई हुई होती है उसकी कीमत कम होती है। यशोधर पंत कहते हैं कि नहीं, मुझे तो अपनी वाली घड़ी ही अच्छी लगती है और ये मुझे अपने विवाह में मिली थी, मेरी शादी में मेरे ससुराल वालों ने ये घड़ी दी थी और मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। हर वक्त मैं इसे रेडियो से मिलाता हूँ। आज का प्रचलन नहीं, अब ये प्रचलन नहीं है। घड़ी भी बहुत कम व्यक्ति बांधते हैं। पुराने समय में जब हम छोटे बच्चे थे, आज से लगभग 20 साल पहले की बात अगर देखें, तो हर व्यक्ति घड़ी बांधता था जब मोबाइल फ़ोन नहीं होता था। तो वे बताते हैं कि 6 फरवरी 1947 को मेरी शादी हुई थी, मेरा विवाह हुआ था। चड्ढा एक कैलकुलेशन लगाकर कहता है, अरे आपकी शादी को तो 25 वर्ष हो गए हैं और यह आपकी सिल्वर वेडिंग है, यह आपकी शादी की 25वीं सालगिरह है। इस अवसर पर तो कोई न कोई प्रोग्राम होना चाहिए, कोई न कोई चाय पानी होना चाहिए, कोई न कोई पार्टी होनी चाहिए। वे वाईडी पंत यशोधर पंत का हाथ पकड़ लेते हैं बड़ी धृष्टता के साथ, लेकिन यशोधर पंत उन्हें कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि वे एक बड़े व्यक्ति हैं, महान व्यक्तित्व के धनी हैं और वे छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। चड्ढा कहता है, भाई भगवान दास, आपको सबसे पहले बताया जा चुका है कि भगवान दास कौन है, ये चपरासी हैं। भगवान दास इधर आओ और पंत जी से पैसे लें और कुछ चाय पानी का प्रोग्राम करें। भगवान दास आता है तो यशोधर पंत उसे 10 रुपये दे देते हैं। गिरीश कहता है 10 रुपये से क्या होगा, तो फिर वे 20 रुपये और दे देते हैं, टोटल 30 रुपये दे देते हैं। ये सभी को पता है कि यशोधर पंत का दैनिक खर्च नगण्य है, 0 है, बावजूद उसके भी अपने पास 150 रुपये के आसपास रुपये हमेशा रखते हैं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। समझदार व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार 30 रुपये दे करके वे वहाँ से चल पड़ते हैं, क्योंकि कृष्णानंद से उन्हें सीख मिली हुई थी कि अपने से जूनियर के साथ ज़्यादा मिलजुल कर घुल मिल कर नहीं रहना है। इस प्रकार वे चल पड़ते हैं। तो चलते चलते वे सोचते हैं, विचार करते हैं, या जो उनके मातहत हैं, जो उनके कुलीग्स हैं, जो उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं, वे उन्हें पता है कि यशोधर पंत गोल मार्केट से सेक्रेटरीट तक पैदल आते हैं। इससे पहले साइकिल पर आते थे, फिर उनके बच्चों ने जिद की, बहस की कि पापा जी आप स्कूटर ले लें। यशोधर पंत कहते हैं कि स्कूटर मुझे निहायत ही बेहुदा सवारी लगती है, इसलिए मैं स्कूटर नहीं खरीदना चाहता। फिर कार के लिए वे खुद मना कर देते हैं। जब अफोर्ड नहीं की जा सकती, जब कार हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, कार का खर्च हम नहीं उठा सकते, तो कार की ज़रूरत नहीं है, और वे पैदल आना जाना ही शुरू कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक? गोल मार्केट से सेक्रेटरीट तक, और बाद में उनका सेक्रेटरीट में ऑफिस आ जाता है। यशोधर पंत अपने ऑफिस से निकल चुके हैं, और ऑफिस से निकलने के बाद वे बिड़ला मंदिर जाते हैं। बिड़ला मंदिर में प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं। कृष्णानंद ने उन्हें बताया था कि सब कुछ गृहस्थी नहीं होती है, हमें कुछ समय
आध्यात्मिकता में भी लगाना चाहिए, प्रवचनों में भी लगाना चाहिए। और इस प्रकार वे अपने ऑफिस से निकलते ही बिरला मंदिर जाते हैं और बिरला मंदिर के बाद पहाड़गंज जाते हैं जहाँ से वे सब्जी खरीदते हैं और इसके बाद वे अपने घर पहुँच जाते हैं। उनकी छुट्टी होती है 5 बजे ऑफिस की, लेकिन वे 8 बजे से पहले कभी भी घर नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है घर पर उनके विचार लोगों से मिलते नहीं हैं, घर के सदस्यों के साथ उनकी अनबन रहती है, इसलिए वे 8 बजे से पहले कभी भी घर नहीं जाते हैं। आज यशोधर पंत अपने ऑफिस से निकलकर जा रहे हैं तो उन्हें किशनदा का क्वार्टर दिखाई देता है, और किशनदा का क्वार्टर दिखाई देता है तो वे किशनदा की यादों में खो जाते हैं। किशनदा की याद करते करते उन्हें अपने परिवार का ध्यान आता है कि किस प्रकार उनका बड़ा बेटा, जिनका नाम गिरीश है, विज्ञापन संस्था में नौकरी करता है और प्रत्येक माह 1500 रुपये कमाता है, 1500 रुपये कमाता है। दूसरा बेटा IAS का एग्जाम दिया था, IAS में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन IAS के बाद जैसे IRS है, IPS है, इस प्रकार की जो अलाइड सर्विसेज होती हैं इसमें उनका सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन बच्चे ने इनमें एडमिशन नहीं लिया और वे फिर से IAS की तैयारी करने लगे। यशोधर पंत चाहते थे कि मेरा बच्चा अलाइड सर्विसेज में को ज्वाइन कर ले और अच्छा रहे, लेकिन बच्चा है नहीं मानता है। उनका जो तीसरा बेटा है उन्होंने स्कॉलरशिप ली और अमेरिका चला गया आगे की पढ़ाई के लिए, वहाँ अपना कार्य करने के लिए, वहाँ बिजनेस करने के लिए। इन 3 बेटों के अतिरिक्त उनकी एक बेटी भी है। बेटी के बारे में हम और देखते हैं। बेटी नया नया फैशन करती है, पिता को फैशन बिल्कुल पसंद नहीं है, दोनों की अनबन होती है इन बातों पर, और माँ हमेशा अपनी बेटी का पक्ष लेती है। और यह लड़की डॉक्टरी के लिए अमेरिका जाने की धमकी देती है कि अगर मुझे ज़्यादा रोका, मुझे ज़्यादा टोका तो मैं अमेरिका चली जाऊंगी। इनके जो पिताजी हैं यशोधर पंत, वे इनका विवाह करना चाहते हैं, लेकिन ये तमाम वरों को अस्वीकार कर चुकी है, मुझे विवाह वगैरह नहीं करना है। फिर ये कृष्णानंद के अहाते को देखते हैं। पहले जो हमने चर्चा की है, किशनदा का क्वार्टर उन्हें दिखाई देता है, यादें आती हैं, यादों में जा करके वे अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, और परिवार के बारे में सोचने के बाद फिर उनका ध्यान कृष्णानंद किशनदा की तरफ आता है, और वे सोचते हैं कि अगर मैं भी किशनदा की तरह गृहस्थी न पालता, मैं भी शादी विवाह के झंझट में नहीं पड़ता तो शायद अच्छा रहता, मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। अब उन्हें फिर से याद आ रहा है कि कृष्णानंद इनका नाम है और इन्हें किशनदा कहते हैं। दिल्ली में रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में कुछ समय किराए पर रहे, किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की, और कुछ टाइम दिल्ली में किराए पर रहने के बाद वे अपने गांव चले गए, और गांव जाने के बाद अचानक उनकी मृत्यु हो गई। उनके एक भाई से जब यशोधर पंत ने पूछा कि किशनदा की मृत्यु कैसे हो गई, तो उन्होंने कहा जो हुआ होगा सो हुआ, अर्थात मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्योंकि उनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं था। भाई जरूर था, वो मुझे पैसे नहीं देता था, मेरे काम नहीं आता था। जिस तरह भाई भाई की अनबन होती है, उसी प्रकार उनकी भी अनबन थी। फिर वह और यादों में खो जाता है, और जो किशनदा हैं वे उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार गधा पच्चीसी का अर्थ है 25 वर्ष की आयु में आना। जब 25 वर्ष की आयु में आते हैं तो इन दिनों को किशनदा गधा 25 कहते हैं, कि जिस प्रकार गधा मौज मस्ती करता है, ऐशो आराम करता है, अच्छे बुरे की चिंता परवाह नहीं करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जब 25 वर्ष की आयु में आता है तो वह किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार की परवाह नहीं करता है। किशनदा स्वयं कहते हैं कि मैं भी गधा 25 का शिकार हुआ हूँ, मैंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे ककड़ी चुराना, मैंने ककड़ी चुराई है। बच्चे थे, 25 साल का था तो ककड़ियाँ चुराता था, मुर्गियों को मार डालता था, उनका मीट बनाकर खा जाता था, सिनेमा देखता था। यह सोच करके यशोधर पंत सोचते हैं कि यदि मेरे पिता की मृत्यु पहले नहीं हुई होती तो मैं भी गधा 25 से दूर नहीं होता, अर्थात मैं भी गधा 25 का शिकार हो जाता। इस प्रकार सोचते सोचते विचार करते यशोधर पंत बिड़ला मंदिर पहुंच जाते हैं,
और वहाँ प्रवचन करने की जगह पर वहाँ प्रवचन जो लोग सुन रहे थे वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लग रहा था, उनका मन अशांत था। वे घर की परिस्थितियों के बारे में सोच रहे थे, घर में होने वाले कलह के बारे में सोच रहे थे। अचानक उन्होंने प्रवचनकर्ता के मुख से एक शब्द सुना, जनार्दन, और जनार्दन शब्द सुना तो उनके दिमाग में आया जनार्दन जोशी। पहले हम पात्र परिचय करते वक्त बता चुके हैं कि जनार्दन जोशी जो हैं ये यशोधर पंत की जीजाजी हैं और अहमदाबाद रहते हैं। अब यशोधर पंत सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को उनके पास जाने के लिए कहूँगा, क्योंकि ये जो जीजाजी हैं जनार्दन जोशी ये बीमार हैं, अहमदाबाद उनके पास जाना होगा, कुछ खर्चा लगेगा, कुछ पैसे लगेंगे और इस पैसे को लेकर झगड़ा होगा, कलह का वातावरण बन जाएगा। बच्चे कहेंगे हम पैसे नहीं देंगे, लेकिन वो मेरी बहन है, मेरे जीजाजी हैं जनार्दन जोशी, उनकी मदद करना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। ऐसा विचार करते करते वे वहाँ से उठ जाते हैं और पहाड़गंज की तरफ चल पड़ते हैं। आपको पता होगा पहाड़गंज यशोधर पंत जाता है तो इसका एक कारण है कि वे पहाड़गंज सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं और वे फिर से अपने ख्यालों में खो जाते हैं और ख्यालों में खोते खोते सोचते हैं कि जो बड़ा बेटा है वह घर में रहता है, कभी वह टीवी लाता है, कभी सोफ़ा सेट लाता है, कभी डनलप के गद्दे लाता है, कभी कारपेट बिछवाता है और हमेशा कहता है यह सब मेरा है। वे अक्सर मुझसे यशोधर पंत से कहते हैं कि पापा एक चपरासी रख ले, उसकी तनख्वाह मैं दे दिया करूँगा। इस पर यशोधर पंत सोचते हैं ठीक है, तुम्हारे कहने से हम चपरासी हम नौकर रख लेते हैं, तनख्वाह उसकी तू देगा तो कल कहेगा भी यह नौकर भी मेरा है। इस प्रकार विचार करते करते वे पहाड़गंज से सब्जी लेकर के अपने घर की तरफ जाते हैं। वहाँ उबड़ खाबड़ गड्ढे हैं। जब वे घर आते हैं, घर के नज़दीक पहुँचते हैं तो चकाचौंध रोशनी देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे देखते हैं कि उनका बेटा गिरीश जो सबसे बड़ा बेटा है वह कार में एक व्यक्ति को सी ऑफ कर रहा है, उन्हें भेज रहा है, बाय बाय कर रहा है। और उस वक्त तक 8:30 बजे हुए थे। जब ये 8:30 बजे घर पहुंचते हैं तो इनका बड़ा बेटा गिरीश, इनकी बेटी और इनकी पत्नी उनसे बहस करते हैं कि आप हमेशा इतना लेट आते हैं, आप प्रवचन में क्यों जाते हैं, कि आप क्या बूढ़े हो गए हैं, जल्दी चलिए अभी आपको केक काटना है। लेकिन यशोधर पंत इस प्रकार के कार्य व्यवहार से, इस प्रकार के वातावरण से हमेशा दूर रहे हैं। इसलिए वे कहते हैं कि मैंने संध्या नहीं की है और मैं पहले संध्या करूंगा, उसके बाद मैं केक काटने के लिए तैयार हूं, खाना खाने के लिए तैयार हूं। उन्हें कई बार बुलाया जाता है लेकिन वे आमतौर पर 15 मिनट लेते थे संध्या करने में। उस दिन उन्होंने आधा घंटा लिया, फिर उनको बुलाया गया। वे तहमद के साथ ही बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि जब सभी रिश्तेदार हैं तो फिर तहमद में आने में क्या दिक्कत है। उन्हें अपनी पत्नी के साथ केक काटने के लिए कहा जाता है। वे अपनी पत्नी के साथ केक काटते हैं, लेकिन जब पत्नी उनके मुंह में केक का निवाला डालती है तो वे मना कर देते हैं। इस पर उनके बेटे जो गिरीश हैं वे कहते हैं कि पिताजी आपको एक ड्रेसिंग गाउन मिला है, उपहार में भेंट के रूप में दिया है किसी ने, जब आप दूध लाने जाओ तो इस गाउन को पहन करके जाना, पुराना गाउन फटा हुआ है। ये बातें सुनकर यशोधर पंत की आंखों में पानी आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे सोचते हैं कि अगर मेरे बेटे मुझे कहते कि पापा आगे से दूध हम ले आया करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होती। अब भी मेरे बच्चे यही कहते हैं कि दूध आपको ही लाना होगा और आप नया गाउन पहन करके जाएं, आप साइकिल पर मत जाएं, आप स्कूटर पर मत जाएं। एक बच्चों का फर्ज होता है कि वे अपने पिता के अनुसार जीवन व्यतीत करें, लेकिन यहाँ एक पिता अपने बच्चों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। और इसी वक्त उसे कृष्णानंद किशनदा दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर यशोधर पंत को याद आता है जो हुआ होगा, अर्थात जो हुआ होगा से कृष्णानंद किशनदा की मृत्यु हो गई थी। हम सभी के साथ ऐसा ही होगा, हमारी मृत्यु भी जो हुआ होगा से होगी, सभी व्यक्तियों की मृत्यु जो हुआ होगा से होती है। इस प्रकार यह पाठ खत्म हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें पता चलता है कि किस प्रकार जो पीढ़ियों का अंतराल है वह घर में कलह का वातावरण पैदा करता है। हमें चाहिए, ठीक है पीढ़ियों का अंतराल होता है, लेकिन उसमें पीढ़ियों का अंतराल हमें भी समझना होगा, हमारे माता पिता को भी समझना होगा। और अगर हमारे माता पिता समझने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने
50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल तक उन्होंने एक ढर्रे में जीवन जिया है, तो वे अपनी विचारधारा को बदलने में सक्षम नहीं होंगे। हम यंग हैं, हमें पता है हम अपनी विचारधारा बदल सकते हैं, तो हमें ही एडजस्ट करना चाहिए। हमें अपने माता पिता के साथ अपने विचारों का तालमेल बैठाना चाहिए। उन पर दोषारोपण करने की बजाय अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए। और अगर हम अपने आप में परिवर्तन करेंगे तो जब आप बड़े होंगे और विचार करेंगे, देखेंगे, तो आपके घर में किसी प्रकार की कलह नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई गलत आचरण, व्यवहार या कलह नहीं होगी। तो इसी के साथ हम आज का ये चैप्टर बंद करते हैं। किसी भी बच्चे को अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझसे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।